चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी सर। हाँ, चलिए थैंक यू सो मच। सभी को शुभ संध्या। और आज की जो हमारी ये क्लास है, ये तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास के अंतर्गत जो है वो हम टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करें। कल हम इसके पहले की जो सेकंड नंबर की क्लास है उसमें हमने स्टडी किया था कि टीचिंग क्या है और एजुकेशन क्या है, फिर टीचिंग क्या है और टीचिंग के मेरिट्स पढ़े थे। मेरिट्स के बाद में उसको नेचर पढ़ते हैं और नेचर के बाद में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग और लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ देखते रहिए, आपको टाइम मिले। सिंपल सा प्रोसेस है, आप जाइए नेट पे जाइए और डाल के देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि 2012 से लेकर के अभी 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, दे हैव कंबाइंड टुगेदर। एक साथ इकट्ठा करके डाल दिया। आप डालोगे सारे क्वेश्चन खुल के आ जाएंगे, अलग से आपको यूजीसी नेट का पेपर पे जा करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इकट्ठा आ जाएंगे। तो एक साथ होता है तो अध्ययन करने में आसानी होती है। तो थोड़ा सा सिंपल सा तरीका है, आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो उससे क्वेश्चन देखेंगे तो आप, मैं कह रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ट्रैक पे है कि ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं है, या कुछ ऐसी क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं। सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तृप्ति जी का इसमें अभी आ रही है आवाज मेरी? यस सर। सर क्लियर है आवाज तो। ठीक है, ठीक है। देखिए मेरी आवाज को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज संविधान ने अधिकार दे दिया है मेरे को बोलने का। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन वॉइस, जस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। सो कहीं कहीं इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। में हम टीचिंग एप्टीट्यूड की विशेषताएं क्या। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था टीचिंग क्या है। टीचिंग आपको बता था, टीचिंग इज ए गोल ओरिएंटेड इंटरेक्टिव प्रोसेस विच हैपन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन क्लासरूम। शिक्षण क्या है, कैसी प्रक्रिया है, एक अंतः प्रक्रिया है, एक डिजायर्ड प्रक्रिया है, यह गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है जिसका जो काम होता है वो है विद्यार्थी को डेवलप करना। इट इज ए टास्क टू डेवलप स्टूडेंट विच हैपन इन क्लासरूम। जो कहाँ पर होती है, क्लासरूम के पास। क्लासरूम के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही चीज हो। मैंने कहा अगर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है तो विद्यालय के बाउंड्री के अंतर्गत होगा, अगर इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है तो कहीं भी ये चीजें हो सकती है, कोई भी ज्ञान दे सकता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हमने पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वो रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग। अब देखिए 2016 में, जुलाई 2016 में क्वेश्चन लिखे थे, 17 में आए, फिर नवंबर 17 में आए। इस तरह से 3 बार का मैंने आपको लिखा हुआ है। तो 16 के अंदर टोटल मिलाकर 2-3 क्वेश्चन जुड़े हुए थे, 17 के अंदर भी जुड़े हुए आए थे, 17 दोबारा आए। उसके बाद से 2000 जब से है तो क्वेश्चन हर बार इससे जुड़े हुए आते हैं। यानी टीचिंग और लर्निंग से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन हाउ टीचिंग एंड लर्निंग इज रिलेटेड टू ईच अनदर। तो कोई क्या क्वेश्चंस आते हैं आपको फोकस करना है, ध्यान करना है। चलिए, फर्स्ट थिंग इज दैट टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग क्या है, ऑलवेज रिलेटेड टू लर्निंग। जहाँ टीचिंग है वहाँ लर्निंग है, ये क्वेश्चन ऑल जैसे ठीक है। जैसे जहाँ चीनी है उसमें मिठास है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं होगा, उसके अंदर उष्मा होगी। तो ये ऑलवेज रिलेटेड, हमेशा जुड़ा हुआ, उससे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद टीचिंग इज ए टास्क। टास्क वर्ड, वाइल लर्निंग इज ए अचीवमेंट वर्ड। टीचिंग क्या है, ये टास्क, एक कार्य है, जबकि लर्निंग क्या एक अचीवमेंट शब्द है। कैसे टीचिंग, जैसे टीचिंग मैंने कहा ना, टीचिंग के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पीडीएफ आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है और मैं वर्बली आपसे टॉक कर रहा हूँ। इन लेक्चर मेथड का उपयोग कर रहा हूँ विद कंप्यूटर। ठीक है, यानी ऑनलाइन के माध्यम से। अगर मैं फेस टू फेस होता तो हो सकता है मैं लेक्चर ले रहा होता, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा होता, क्वेश्चन कर रहा होता, ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर रहा होता, या ढेर सारे जो टीचिंग के मेथड है उसमें किसी एक मेथड का उपयोग कर रहा होता। तो ये टास्क, ये कार्य है। टीचिंग ये टास्क, ठीक है, ये कार्य है। इसमें बहुत सारे, हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी। ये सिस्टम ऑफ एक्शन फॉर डिजायर टू प्रोड्यूस लर्निंग।
ये सिस्टम है, एक्शन का, बहुत सारे कार्य का एक तंत्र बना हुआ कि ब्लैक बोर्ड पढ़ाना तो कैसे पढ़ाना, लेक्चर लेना है तो लेक्चर लेने के भी तरीका ऐसा नहीं कि लेक्चर कोई भी ले सकता, उसमें भी ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन पूछना तो कैसे पूछना, तो सिस्टम है एक्शंस का, तो एक तरह का टास्क है। पर लर्निंग क्या है, एक अचीवमेंट। लर्निंग क्यों अचीवमेंट है, जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद आप सीख गए, तो सीखने के बाद में क्या होगा, जो आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद में जो आपका रिजल्ट होगा, दिस इज कॉल्ड अचीवमेंट। जैसे हम कहते हैं नहीं, हम कोई चीज अपनी जिंदगी में हमारी पा लेते हैं, हमने 10th कर लिया, अरे उपलब्धि वाली, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, गोल्ड मेडल क्या है, इज अचीवमेंट। जेआरएफ क्या है, अचीवमेंट। नेट का अचीवमेंट, आप जॉब में चले जाएंगे, जॉब क्या है, अचीवमेंट। आपको डिग्री मिल जाती है, डिग्री क्या है, अचीवमेंट। तो जब आप कोई चीज सीखते हैं और सीखने के बाद में वो उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलता है, वो दिस इज कॉल्ड योर अचीवमेंट। जैसे देखते नहीं है, जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, और उसके बाद जब मैच होता है और जीत जाते हैं, और जीतने का जो वो क्या है, उनकी उपलब्धि कराते हैं। इसलिए कहा जाता है उपलब्धि क्या है, उपलब्धि जो हमारे अधिगम का जो परिणाम होता है उससे उपलब्धि का। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग हमारे बिहेवियर में चेंज है। लेकिन ये बिहेवियर में चेंज कब पता चलता है, जब हमसे वैसा कार्य कराया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और उस मूल्यांकन का जो परिणाम आता है वो बताता है कि वास्तव में लर्निंग कितनी हुई है। तो जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को ही अचीवमेंट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अचीवमेंट क्या है, तो आप कहोगे अचीवमेंट का मतलब लर्निंग से हमें जो रिजल्ट मिला है वो अचीव। फिर आगे लिखा था, क्वेश्चन आया था, वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। कोई पढ़ा सकता है, वन में टीच, कोई पढ़ा सकता है विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, बिना लर्निंग के हुए भी कोई पढ़ा सकता है, यस पढ़ा सकता है। क्लास में एक टीचर पढ़ाता है और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, उसमें से कोई फेल भी होता है, कोई पास भी होता है, कोई गोल्ड मेडल लेकर के आता है और किसी के अलग मार्क्स आते हैं। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग सीखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है किसी क्लास में, उसे एक फेल हो रहा है, तो फेल वाला ये कह सकता है कि हमें तो पढ़ाया नहीं गया, और जो गोल्ड मेडल वाला आया है वो कहेगा बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। तो एक ही टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या है, वेरी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कि जो टीचिंग हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन लर्निंग नहीं हो पा रही। लर्निंग क्या है, क्योंकि टीचिंग क्या है, मेरा काम है, लर्निंग क्या है, लर्नर का काम है। ठीक है, लर्निंग किसका काम है, टीचर का काम नहीं है, लर्निंग लर्नर का काम है। ठीक है, कि लर्नर जैसे खाना बनाने वाला और खाने परोसने वाला और खाने खाने वाला, खाना परोसने वाला कितना भी बेहतर खाना बना ले, इसका मतलब ये नहीं होगा उसका पेट भर जाएगा। पेट किसका भरेगा, जो उस खाने को खा रहा होगा, अगर खाएगा तो पेट भरेगा, नहीं खाएगा तो नहीं भरेगा। इन द सेम वे टीचर पढ़ा रहा है, अगर लर्नर जो है उसको लर्न नहीं कर रहा है, उसको कॉम्प्रहेंस नहीं कर रहा है, उसका रिहर्सल नहीं कर रहा है, तो वो सीखेगा लेकिन वो भूल जाएगा, और जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो रिकॉल नहीं कर पाएगा, तो उसके रिकॉल नहीं कर पाएगा तो उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं। तो ऐसे में क्या है कि टीचिंग तो बेहतर हुई, लेकिन लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि लर्निंग पर फोकस नहीं किया गया, लर्नर ने उस चीज को अचीव नहीं कर पाया। हो सकता है मे भी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता, कभी कोई टीचर भी जो जरूरत किस हिसाब से नहीं पढ़ा पा रहा होता है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा रहा है कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, कहते हैं समथिंग इज बेटर देन, तो कुछ ना कुछ तो होगा, यानी जहाँ टीचिंग है वहां कुछ ना कुछ तो लर्निंग होगी ही होगी। तो ऐसे में अगर कोई डिजायर्ड व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता तो जरूरी नहीं कि सीखे, टीचिंग हो सकती है, लर्निंग विदाउट टेकिंग प्लेस। इसीलिए क्या होता है, क्लास में टीचर पढ़ाता है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उस क्लास पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको फोकस करके स्टडी नहीं कर पाए, या कोई लर्निंग में प्रॉब्लम है तो उस बात को टीचर से नहीं डिस्कस किया गया, इसलिए वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट की और उसका परिणाम ये हुआ कि लर्निंग नहीं हुई। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2017 में आया था, सॉरी, हाँ, व्हेन स्टूडेंट फेल इन टेस्ट इट इज द टीचर हु फेल। एक आया था कि व्हेन स्टूडेंट फेल इन टेस्ट, कोई विद्यार्थी अगर एग्जाम में फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट इज टीचर हु फेल, ये अध्यापक है जो फेल हो जाता है। देखिए, आपने सुना होगा कि कभी भी कोई घटना होती है तो उसका जो चेयरमैन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हाँ मैं इसको बैलेंस नहीं कर पाया, इस वजह से कारण हो गया। अभी चाइना में क्या हुआ, आपने सुना होगा कि एक रेल जो है, ट्रेन जो जा रही थी और वो एक केव सुरंग में जा रही थी और एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ के रेल मिनिस्टर ने इतना इस्तीफा दे दिया कि ये माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव फेल्ड टू मैनेज द सर्विसेज, तो कर दिया। तो इसी तरह शिक्षक के साथ होता है। अगर कोई विद्यार्थी फेल होता है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे होती है, क्योंकि टीचर ने क्लास के में ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था मेरिट्स ऑफ गुड टीचिंग, अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती है, तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था डायग्नोसिस, निदान करना।
while teacher teaching in a taking a lecture in classroom, first of all it's their responsibility to make a diagnosis of every student, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को डायग्नोस करे कि प्रत्येक बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। अगर कोई बच्चा सीख नहीं रहा है और टीचर पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, टीचर पढ़ा तो रहा है लेकिन वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसको बच्चों पे जरूर ध्यान देना कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो टीचर क्या करेगा, उसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करे, बच्चे से डिस्कस करे, क्यों नहीं सीख रहे हो भाई, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है या इमोशनल है, या जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को शिक्षक डिस्कस करे और उसको दूर करने का प्रयास करें, ताकि विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ मिल करके अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सके। इसीलिए कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सभी को समग्र आगे लेके चलना, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है। तो विद्यार्थी फेल होने का अभिप्राय है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दिया, सो दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड। एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। टीचिंग के बारे में, टीचिंग का मतलब क्या है, टीचिंग का मतलब कि लर्निंग को इंश्योर करना। देखिए अभी हम लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न माध्यम से, और विभिन्न माध्यम से जुड़ने के बाद में एक होना ऐसे चाहिए जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है। तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होती है कि बच्चे फिक्स होते हैं, टीचर उनसे इंटरेक्ट करता रहता है, रोज मिलता है, और उसको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो फेस टू फेस रहता तो पूछ लेगा। अगर मैं आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पुटअप करूँ तो इतने सारे लोग हैं, तो एक क्वेश्चन पूछूंगा तो सब लोग बोलने लग जाएंगे, फिर मैं फेस टू फेस पहचानता भी नहीं। तो ऐसे में क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो ऑफलाइन क्लास होती है वहाँ क्या, टीचर पूछता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया वो आया या नहीं आया। देखिए एनसीईआरटी की किताबें देखिए, आप 6th क्लास किताब देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा, यानी क्लास 5th में जो हमने पढ़ा उसको क्लास 6 से कनेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि यानी पिछले वाली जो लर्निंग है उससे नई लर्निंग को जोड़ा जा सके। इन द सेम वे कि जो हमने पढ़ाया है वो आपको आया है या नहीं आया है, तो इसको कैसे पता चलेगा, इसके लिए कई सारे तरीके, इसके लिए क्या है, सीसी पैटर्न लागू किया है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। पर डे यानी कि टीचर पढ़ाएगा, लेसन प्लान बनाएगा, पढ़ाएगा सिस्टमेटिक रूप से, और जैसे ही क्लास में पढ़ा सकेगा, जब लास्ट के 5 मिनट बचेंगे तो उस 5 मिनट में वो इंश्योर करेगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया कि नहीं आया। उसके लिए क्या करेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए वो होम असाइनमेंट देगा, उसके लिए वो डिस्कशन कराएगा, उसके लिए वो सेमिनार कराएगा, उसके लिए वो प्रोजेक्ट कराएगा, इंश्योर करने के लिए कि जो मैंने पढ़ाया वो आया है नहीं आया। उस दिन इंश्योर करेगा, और दूसरे दिन क्लास में जब आएगा फिर से वो पहले क्वेश्चन पूछेगा कि कल से जुड़ी हुई जो मैंने बताया सबको समझ में आ गया था, सब कहेंगे हाँ समझ में आ गया, तब वो आगे बढ़े। तो ये इंश्योर करना, और इंश्योर करने के लिए मैंने क्या कहा, एग्जाम लिए जाते हैं, डिस्कशन कराया जाता है, सेमिनार कराए जाते हैं, असाइनमेंट कराए जाते हैं। ये असाइनमेंट सेमिनार ये सब क्या है, इंश्योर करना कि जो पढ़ाया गया वो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि अगर ये एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो कैसे। ठीक है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग। देखो पहले भी ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सेम क्वेश्चन नीचे भी रिपीट हुआ कि देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग। हाँ, शिक्षण हो सकता है बिना लर्निंग के। कोई पढ़ा रहा है, कोई यहाँ अब हम ही ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हो सकता है किसी ने बढ़िया लगा दिया और मम्मी ने कह दिया कि भाई इधर आ जाओ, तो यहाँ मोबाइल चल रहा, वहाँ डिस्कशन चल रही है, तो वो लर्निंग होगी नहीं होगी। लर्निंग तब होगी जब आप टीचिंग से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सीखने का प्रयास करेंगे, तो सीखने वाले के लिए पल पल पे शिक्षक है। ठीक है, इफ वांट टू लर्न तो आप एकलव्य की तरह से सीख सकते हो। अगर नहीं सीखना है तो कहते नहीं है कि आर्य आर्यभट्ट ने जो जीरो का आविष्कार किया किसके लिए किया, तो सेम लगे। चलिए आगे। तो इफेक्टिव, हाँ, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज। ऊपर भी क्वेश्चन देखो मैंने बताया था पहले जो टीचिंग का था कि कोई शिक्षण कितना ज्यादा प्रभावी है, ये कैसे पता चलेगा, ये लर्निंग के आउटकम से पता चलता है। स्टूडेंट का जो लर्निंग का आउटकम है, विद्यार्थी के मात्र कहने से नहीं पता चलता है सर मुझे पूरा आ गया। पूरा आ गया तो अच्छी बात है, कैसे पूरा आ गया, एग्जाम फेस करिए, परीक्षा दीजिए, परीक्षा देंगे तो क्या होगा, परीक्षा देंगे जो रिजल्ट होगा वो बताएगा कि आपको कितना अच्छा है। तो कोई भी टीचिंग कितना ज्यादा प्रभावशाली है उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो कैसे पता चलता है, जैसे हम कहते हैं ये एमआईटी या हार्वर्ड या टेक्सास या जितनी भी आईआईटी हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी है, फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी है, हम कहते हैं ये टॉप पे है। वो टॉप पे ऐसा नहीं कि वहाँ विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनकी वजह से टॉप पे, नहीं, वहां जब विद्यार्थी पढ़ करके बाहर निकलते हैं, और जो बाहर निकलने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो देश दुनिया में क्या काम कर रहे हैं उनके वर्क के आधार पे जज किया जाता है। देखो हर एक यूनिवर्सिटी में मान के चलिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आईआईटी ले लेते हैं। ठीक, एक आईआईटी ले लेते हैं, आईआईटी में 100 बच्चे एनरोल्ड हुए किसी एमएयू की क्लास में, और एक सामान्य सी यूनिवर्सिटी में एमएयू की क्लास में 100 बच्चे एनरोल्ड।
तो जब रिजल्ट आएगा तो वहां भी एक कोई ना कोई गोल्ड मेडलिस्ट होगा और यहाँ भी कोई एक ना एक गोल्ड मेडलिस्ट होगा, दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। तो एक तरह से दोनों यूनिवर्सिटी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ भी है, गोल्ड मेडलिस्ट वहां भी है। नहीं, ये जो बच्चे निकल करके इंश्योर करेंगे, बाहर फील्ड में जाएंगे, और कोई वहां से बाहर में फील्ड निकल करके कोई जाता है वर्ल्ड लेवल पे अपनी रिकॉग्निशन अपना नाम करता है, या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, और सामान्य से विश्वविद्यालय से निकलने वाला क्या करता है, कोई छोटा सा सेंटर खोल लिया, वहां काम कर रहा है और एक वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है। तो हम कैसे कहेंगे कौन सा बेस्ट यूनिवर्सिटी? हम ये कहेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी, जहां से निकलने वाला व्यक्ति ने वर्ल्ड लेवल पे अपनी पहचान बनाई। तो इफेक्टिवनेस क्या है? बच्चों के रिजल्ट से, रिजल्ट ऐसा नहीं कि जो केवल डिग्री एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो तो हर जगह आता है, वो नहीं, उसके आउटकम क्या बेहतर। तो जैसे आउटकम मतलब क्या है, जैसे अब 10th का एग्जाम होता है और अलग अलग स्कूल में पढ़ा जाता है, और बोर्ड का एग्जाम होता है, सारे बच्चे बैठ करके एग्जाम देते हैं, उस भीड़ के अंदर जो टॉप करता है वो आउटकम दिखाता है कि इस कॉलेज ने कितनी मेहनत की बच्चे पर, इस विद्यार्थी ने स्वयं कितनी मेहनत की। बाकी तो इंडिविजुअल लेवल पे तो हर कोई, जैसे 10 बच्चे किसी क्लास में इनरोल है तो उसमें भी कोई ना कोई गोल्ड मेडल फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, और जहाँ 1000 बच्चे इनरोल है वहां भी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो जो 1000 बच्चे में फर्स्ट आया है, जो 10 बच्चों में फर्स्ट आया है, रैंक दोनों की बराबर है, लेकिन दोनों में स्ट्रगल अलग अलग है। कोई 1000 को पीछे करके आया, जो 1000 को पीछे करके आया है, दैट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। फिर है ये नवंबर 17 में आया था, टीचिंग इज सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। बिल्कुल सही। शिक्षण क्या एक सामाजिक कार्य, ऊपर भी हमने पढ़ा था, शिक्षण क्या एक सामाजिक और प्रोफेशनल वर्क दोनों। जब आप सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्क मतलब आप बिना किसी पैसे के चाहत के, बिना किसी फेम की वजह से आप पढ़ा रहे हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो सोशल टास्क है। पहले जमाने में आप देखते हैं कि ऋषि मुनि लोग घूम घूम के पढ़ाते थे, ढेर सारे एनजीओ हैं जो फ्री ऑफ चीजें पढ़ाते हैं, सुविधा देते हैं, तो सोशल एक सामाजिक कार्य करते हैं। तो लर्निंग क्या, लर्निंग है पर्सनल, मेरे को नहीं पढ़ना है। लर्निंग सोशल नहीं है, लर्निंग के लिए इंडिविजुअल आप व्यक्तिगत रूप से सीख रहे हैं। देखो, पढ़ाने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप सामने वाला होना चाहिए। अगर भी कोई नहीं है सामने तो मैं नहीं पढ़ा सकता। तो दो लोगों की आवश्यकता है सोशल वर्क के लिए। पर्सनल वर्क के लिए कोई सीखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेले किताब उठा करके पढ़ सकता हूँ। तो जैसे पर्सनल टॉक, पर्सनल थिंग, पर्सनल एक्ट। लर्निंग क्या है मेरी, मैं नहीं सीखना चाहता हूँ तो मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं सीखना चाहता हूँ तो मैं बेहतर सीख सकता हूँ। मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ तो समाज सेवा करने के लिए कहाँ समाज करेंगे, समाज में जाकर करेंगे ना, किसी न किसी के साथ मिल करके करेंगे ना, किसी न किसी के लिए करेंगे ना कोई तो होना चाहिए जिसके लिए आप कर सकते। तो टीचिंग इज ए सोशल टास्क, बिकॉज अब इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है विवेकानंद योग अकेडमी आपके लिए अवेलेबल करा रही है किसी भी माध्यम से। इट्स अ सोशल एक्ट, ठीक है, सोशल एक्ट। इसमें कोई भी चीज नहीं, अगर यही सारी चीजें क्या होती कि प्रोफेशनल, जैसे कि पहले चल रहा था कि आपको मिनिमम फीस जमा करनी है, आपको इतने से इतने टाइमिंग में जुड़ना है, ये टीचर आपको, दिस ये प्रोफेशनल हो जाता। तो ये प्रोफेशनल, ये सोशल। जब आपको निश्चित अमाउंट पे करनी है तो प्रोफेशनल है, आप जनरल सीख रहे हैं तो सोशल है। लेकिन लर्निंग क्या है, पर्सनल। चाहे पैसे दे करके सीख रहे हैं तब भी वो पर्सनल है, और चाहे फ्री में सीख रहे हैं तब भी वो पर्सनल है, चाहे जैसे। ठीक है, टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर लर्निंग डजंट इम्प्लाई टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के अंदर क्या है, लर्निंग होता है। जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम है, पहले भी बता चुका हूँ कि अब सीखने वाले को डिपेंड करता है कि कितना सीखना चाहता है, वो नहीं सीख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षण में अधिगम जुड़ा हुआ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं होगा, उसमें उष्मा होगी। ठीक है, तो उसके अंदर इनबिल्ड है, या चीनी है उसके अंदर मिठास है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन जो लर्निंग है उसमें टीचिंग हो जरूरी नहीं है। जैसे एकलव्य का उदाहरण, एकलव्य को किसी ने पढ़ाया नहीं, उसने अपने आप से। ठीक है, लर्निंग डजंट इम्प्लाई टीचिंग। आप अपने खुद से भी सीख सकते हैं, आपको कोई नहीं पढ़ाए तब भी आप खुद से सीख सकते हैं। तो लर्निंग के अंदर, टीचिंग के अंदर लर्निंग इनबिल्ड है। ठीक है, जैसे एप्पल है तो उसके अंदर मिठास, उसके अंदर जो प्रोटीन विटामिन जो भी वो समाहित है। उसी तरह शिक्षण के अंदर अधिगम है कि शिक्षण किसी न किसी को दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा अगर वो सीखना चाहेगा। लेकिन अधिगम जहाँ हो रहा है, जरूरी नहीं वो टीचिंग हो, बिना किसी टीचिंग के भी हो सकता है। कोई अगर शिक्षण नहीं देना चाहता है, नहीं है उसके पढ़ाने वाला, फिर भी वो सीखना चाहता है तो सीख सकता है। ठीक है, टीचिंग इज इंटरेक्शन एंड इट अ ट्राइडिक नेचर वेयर लर्निंग इज इन एक्टिव एंगेजमेंट इन सब्जेक्ट डोमेन। टीचिंग क्या है, इंटरेक्शन, ऊपर भी बताया था। टीचिंग क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्शन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इट इज अ ट्राइडिक नेचर। ट्राइडिक ऊपर बताया था आपको कि एडम ने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, टू डायमेंशन प्रोसेस है। कौन कौन है, टीचर और स्टूडेंट। फिर जॉन डीवी ने बताया था एजुकेशन है
थ्री डायमेंशन प्रोसेस। थ्री डायमेंशन को टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम, ये तीन चीजों का होना जरूरी है। तो इसी तरह से शिक्षण क्या है, ट्राइडिक नेचर, तीन मुख्य प्रक्रिया है, थ्री नेचर से क्या है, एक शिक्षक होना चाहिए, एक विद्यार्थी होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये तीन चीजें होंगी तभी शिक्षण संभव है, अदरवाइज शिक्षण संभव नहीं। जरूरी नहीं है जो पाठ्यक्रम हो वो औपचारिक हो, अनौपचारिक भी हो सकता है। जैसे माता पढ़ाती हो औपचारिक की जगह अनौपचारिक पाठ्यक्रम। लेकिन लर्निंग का देखा जाए, लर्निंग का एक्टिव एंगेजमेंट सब्जेक्ट डोमेन, अपने डोमेन के अंदर जो भी हम सीखना चाहते हैं किसी विषय विशेष को लेकर, वो खुद का एंगेजमेंट, हम पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें। अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो एक्टिव, हम लर्निंग तभी होंगे जब उसमें जुड़े। तो क्या है, ये इस तरह से टीचिंग के वो कुछ क्वेश्चन जुड़े हुए थे, वो टीचिंग से रिलेटेड, जो लर्निंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमारे ने डिस्कशन किया। अब जो हमारे पास आगे जो क्वेश्चन आने वाले जो टाइप्स क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं वो अलग है। जैसे फॉर्म और स्टाइल ऑफ टीचिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। इससे जुड़े टीचिंग और लर्निंग के रिलेशन से जुड़े हुए अगर कोई क्वेश्चन आपको मन में आ रहा हो या कोई क्यूरियोसिटी हो तो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे क्लास में 5 मिनट बचेगा, हम आपसे पूछेंगे तो आप जो है हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, फॉर्म्स और स्टाइल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। जैसे हमने शिक्षा के प्रकार पढ़े थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। इन द सेम वे देयर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के स्टाइल के आधार पे, जैसे उतनी स्टाइल, कितने स्टाइल है, ठीक है। तो स्टाइल के आधार पे क्या क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग फॉर्म्स और स्टाइल व्हिच कैन क्लासिफाइड। डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें कौन कौन से हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं, उनका विभाजन करते हैं। तो 3 प्रकार के हैं बेसिकली, थ्री फॉर्म्स और स्टाइल ऑफ टीचिंग। स्टाइल भी कह सकते हैं, फॉर्म भी कह सकते हैं, अलग अलग रूपों में मिल सकता है। तो क्या क्या है, सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअली, सबसे पहला शिक्षण का जो प्रकार है वो ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जैसे बोलते हैं एक तंत्र। ये क्या है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग इज ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टीचिंग। ऑटोक्रेटिक जो एक तंत्रात्मक शिक्षण का जो प्रकार है, ये क्या है, परंपरागत, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण का एक परंपरागत। परंपरागत किसे बोलते हैं आप सभी जानते हैं। परंपरागत में जो पहले से चला आ रहा है, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, एजुकेशन हम उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं परंपरागत। तो जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग का मतलब है कि ऐसे शिक्षण का प्रकार जो प्राचीन काल से वर्तमान समय तक चला आ रहा है, उसके परंपरागत। दीज आर टीचर सेंटर और कंटेंट सेंटर। ये जो शिक्षण का प्रकार होता है ये अध्यापक केंद्रित होता है या विषय केंद्रित होता है। ठीक है, हियर टीचिंग इज मोर एक्टिव एंड लर्नर आर पैसिव। इसमें क्या होता है, जो शिक्षण का ऑटोक्रेटिक प्रकार होता है, इसके अंदर जो शिक्षक होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है और जो लर्नर होता है वो पैसिव होता है। पैसिव को मतलब एक्टिव नहीं होता, यानी शांत रहता है, ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, तो ये क्या है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग। एक ऑटोक्रेटिक टीचिंग का अभिप्राय एक तरह से कहा जाए एक तंत्रात्मक, जैसे राजतंत्र होता था पहले जमाने में, आप जानते हैं राजा का शासन, तो राजा जो कहता था वही माना जाता था। जैसे बाहुबली मूवी में देखा कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो एज इट इज, जैसे एक तंत्रात्मक मतलब जो राजा कहता था सेम दबे मानते थे। उसी तरह से क्या है, प्राचीन काल में गुरु की इंपॉर्टेंस थी। गुरु जो कहता था उसे विद्यार्थी को मानना होता था। गुरु ने कहा आज ये पढ़ना है तो विद्यार्थी को वो पढ़ना है। गुरु ने कहा आज हम जो है अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करना है, आज हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ना है, आज हमें मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन करना है। तो यानी गुरु डिसाइड करता था कि बच्चे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे की कोई अपनी जो है स्वतंत्रता नहीं थी। शिक्षक जो है डिसाइड करेगा कि वेद पढ़ेंगे कि पुराण पढ़ेंगे कि उपनिषद पढ़ेंगे, ये सब गुरु गुरु फिक्स करने वाला था। गुरु कहता था अच्छा तुम ये नहीं ये पढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं है, तो ठीक है जरूरी नहीं है। तो जो सिलेक्शन था, जो सिलेक्शन की पावर थी, जो चॉइस की पावर थी, किसके पास थी, गुरु के पास थी। गुरु सर्वे सर्वा होता था, मेन होता था, वो जैसा चाहता था, जिस प्रकार से चाहता था उस प्रकार से शिक्षण करता था, मूल्यांकन करता था, और जो उसे लगता था ये विद्यार्थी के लिए उचित होगा उसे वो पढ़ाता। तो ये शिक्षण का क्या है, एक तंत्रात्मक। यहाँ विद्यार्थी के पास कोई चॉइस नहीं होती थी। आज के समय पे भी अभी देखिए, आप कहीं कहीं देखिए कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो विद्यार्थी को कोई चॉइस नहीं देते हैं। विद्यार्थी क्या कर चाहता है उससे कोई मतलब नहीं, वो जो चाहते हैं वही मतलब होता है। मैंने भी प्राइमरी में पढ़ा और देखा, वो कुछ ऐसे शिक्षक थे जो वो चाहते थे वही, अरे किताब बेकार है ये नहीं पढ़ना, ये हम ये पढ़ेंगे, वो अलग ही चीजों को फॉलो करते। तो ये क्या है, ऑटोक्रेटिक। उस शिक्षक ये को ये लगता है कि ये शिक्षण क्या है, मेरा अधिकार है, मैं जैसा चाहता हूँ मैं वैसे चलाऊंगा।
वहाँ शिक्षक मेन है, शिक्षक का मेन रोल है, विद्यार्थी का कोई मतलब नहीं है। और शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है वो खुद को ध्यान में रख करके दे रहा है या विषय वस्तु को ध्यान में रख कर दे रहा है, ना कि विद्यार्थी को, कि विद्यार्थी को वास्तव में आवश्यकता क्या है विद्यार्थी बनना। कोई विद्यार्थी इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन शिक्षक कह रहा नहीं, तुम में तो पेंटर के बढ़िया गुण दिख रहे हैं, तुमको पेंटर बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, कोई चॉइस नहीं छोड़ रहे विद्यार्थी के पास, सारी की सारी चॉइस किसमें है, शिक्षक पे। तो ये इसे कहते थे ऑटोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी पे आधारित है जो टास्क सेंटर होते हैं, जिसमें कार्य विशेष होता है, व्यक्ति विशेष। हेलो, कुछ और जानवरों की भी आवाज आ रही थी इसलिए मैं रुक गया। कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। सर हाँ क्लियर है। सर आपकी आवाज क्लियर है, एकदम आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। अरे एक्चुअली क्या है, वो नीचे मेरे अपार्टमेंट के नीचे कुछ कुत्ते भौंक रहे थे तो वो गार्ड ने भी भगाया उसे। चलिए, ये क्या है कि ये डेमोक्रेटिक में क्या आप जानते हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी में, अपना एक जो है शासक कौन होगा इसका चुनाव करते हैं। तो ये इस थ्योरी पे आधारित है। इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड लर्नर। इसमें जो लर्नर होता है वो विशेष होता है, लर्नर के को ध्यान में रख करके शिक्षण किया जाता है। लर्नर यानी विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, इसके पास चॉइस होती है, उसे कौन सा विषय पढ़ना है, उसे कहाँ पढ़ना है, उसे कैसे पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग क्या है उसके पास राइट है। विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी मेन है, लर्नर मेन है। और लर्नर जैसा चाहता है शिक्षक उसको उसी रूप में पढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक है। इट मेनली चाइल्ड सेक्टर, इसे बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है अभी तक की शिक्षा प्रणाली पहले क्या थी, एंडोगोजी। एंडोगोजी मतलब शिक्षक केंद्र, शिक्षक डिसाइड करने वाला होता था। अब कैसा है, पेडागोजी आएगी, बाल केंद्र। पेडागोजी में क्या है, शिक्षण जो करना है वो शिक्षक को ध्यान में रख के नहीं करना, शिक्षण जो करना है वो विद्यार्थी को ध्यान में रख करना है कि विद्यार्थी का मानसिक स्तर कैसा है, विद्यार्थी का शारीरिक स्तर कैसा है, विद्यार्थी क्या बनना चाहता है, विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए ताकि उसका विकास हो। ठीक है, यानी दो चीजें एग्जाम्पल दो, जैसे जैसे माली है, तो पहले के जमाने में क्या था, माली इंपॉर्टेंट होता था, पेड़ इंपॉर्टेंट नहीं था। आज के जमाने में क्या आपकी शिक्षा प्रणाली है, माली का इंपॉर्टेंस कितना है, माली का इंपॉर्टेंस इतना है कि वो पेड़ को कितना बेहतर तरीके से डेकोरेट करे वो जैसा चाहता है। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंस किसकी, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली हो, यानी शिक्षण जो दिया जाए वो बच्चे को ध्यान में रख करके दिया जाए, ना कि शिक्षक को ध्यान में रख करके दिया जाए। तो इसीलिए क्या है, अब पूछा भी जाता है कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर, क्योंकि हमें विकास किसका करना है, क्योंकि विकास हमें बच्चों का करना, अपना नहीं करना है। तो जब बच्चों का विकास करना तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चों की चॉइस के आधार पर होना चाहिए। शिक्षण कैसा होना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ये सारी। तीसरा है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर का हस्तक्षेप रहित, इट्स बेस्ड ऑन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टास्क। ये दोनों ऊपर का मिला जुला रूप। ठीक है, इसमें क्या है, टास्क भी इंपॉर्टेंट है और रिलेशन भी इंपॉर्टेंट, यानी दोनों, शिक्षक भी इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थी भी इंपॉर्टेंट, दोनों। और इसमें ज्यादा हस्तक्षेप की बात नहीं किया। जैसे आज तक की शिक्षा प्रणाली में आप देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी, जैसे पीएचडी है, ठीक, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, तो ऐसे कोर्स, या यूं कहें कि डिस्टेंस मोड है, ये शिक्षण का क्या प्रकार होते हैं। इसमें विद्यार्थी को ध्यान में रख करके व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन शिक्षा का कोई ना कुछ नियंत्रण रहता है। जैसे पीएचडी में, मैं पीएचडी स्टूडेंट और मेरा गाइड, तो मुझे छूट दे रखी है। पीएचडी में क्या, आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना, फिर आपको छूट है, आप अपने तरीके से काम करिए, तो आप फ्री हैं अपना काम करने का। लेकिन आप पर कहीं ना कहीं शिक्षक जो है, जो आपका गाइड है, जो आपका पथ प्रदर्शक, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल है, ताकि अपने रास्ते से भटके ना। और जो आप कंटेंट फ्री होकर के जो काम कर रहे हैं, उस कंटेंट को अपने गाइड के सामने प्रस्तुत करिए, गाइड करेगा, उसको देखेगा, उसमें से जो करेक्शन होगा वो
करेगा और आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। तो ये क्या नया शिक्षण का हस्तक्षेप रही था, जैसे ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से पढ़ते हैं, हमें किताबें प्रोवाइड कर दी जाती हैं और हमें स्टडी सेंटर होता है, हम अपने तरीके से जैसा चाहते हैं वैसा पढ़ते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम स्टडी सेंटर से कवर करते हैं। बाकी एग्जाम कैसे होगा, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, असाइनमेंट कब जमा होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला कौन है, इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है। तो कुछ हमारे पास फ्री है और कुछ हमारे पास हमारे पास, ठीक है, शिक्षण के कुछ स्टाइल है या प्रकार है, ठीक है। चलिए ये 3 हो गए, ये टाइप्स ऑफ टीचिंग थे, ठीक है। अब जो दूसरा है, पहला डिवीजन तो फॉर्म्स और स्टाइल के आधार पे था, तो दूसरा डिवीजन है वो किसके आधार पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण के प्रकार, टीचिंग कैन बी डिवाइड ऑन वेरियस टाइप व्हिच आर गिवन बिलो। शिक्षण का कुछ प्रकार हैं जो फिर से डिवाइड किए गए, किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। पहले जो शिक्षण का प्रकार जो डिवाइड किया गया था वो स्टाइल के आधार पे, ठीक है, स्टाइल के आधार पे कह सकते हैं, या हम और अगर उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, प्रशासन के आधार पे शिक्षण को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया था। तो प्रशासन के आधार पे ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजरशेयर। प्रशासन का मतलब समझ रहे, प्रशासन का मतलब क्या होता है, व्यवस्था को कैसे लागू करना। जैसे अभी इस समय कोरोना के समय एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसाइड करता है वो हमें फॉलो करता है, उसी तरह से पहले के जो शिक्षण का प्रकार था वो प्रशासन के आधार का था। पहला जो था ऑटोक्रेटिक मतलब शिक्षक उसमें विशेष था, दूसरा डेमोक्रेटिक विद्यार्थी को इम्पोर्टेंस दिया गया था, और तीसरा था जिसमें दोनों को इम्पोर्टेंस दिया गया, तो प्रशासन के आधार पे था। ये जो शिक्षण का प्रकार है ये शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पे, यानी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे शिक्षण को कितने भागों में डिवाइड किया गया उसके आधार पे। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, दिस अप्रोच इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो अप्रोच है इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, शिक्षा के उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टैक्सिस। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड टैक्सिस और नोमोस दोनों का मिला जुला रूप है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है साइंस, तो दोनों को मिलाकर क्या बना, साइंस ऑफ अरेंजमेंट। साइंस ऑफ अरेंजमेंट यानी किसका, अरेंजमेंट का विज्ञान, जहां पर चीजों को बेहतर तरीके से अरेंज किया जाए उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये जो क्लासिफिकेशन था, दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन ब्लूम। इस क्लासिफिकेशन का जो प्रपोजन था, यानी जिसने तो प्रपोज किया कि शिक्षण को जो है बांटा जाना चाहिए उसके उद्देश्य के आधार पे, वो बेंजामिन ब्लूम। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा डिवीजन क्यों हुआ। डिवीजन इसलिए हुआ कि पहले क्या था, जब शिक्षण किया जाता था, यानी प्राचीन टाइम में कैसा रहा आई डोंट नो, जैसा कि जितनी चीजें मिलती हैं, तो विद्यार्थी को क्या पढ़ाया जाना है ये शिक्षक पढ़ाता रहता था। विद्यार्थी की जो मानसिक योग्यता है उसका कोई डिवीजन नहीं हुआ था कि किस चीज पे हमें फोकस करना है। जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल, जो कि योग के विद्यार्थी ज्यादा जुड़े हुए हैं, योग को हम बार बार कहते हैं, योग के 2 डायमेंशन है, ये योग के 3 डायमेंशन है। तो हर चीज के 3 डायमेंशन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डायमेंशन होते हैं जो डायरेक्टली हमें दिखाई देते हैं। तो 2 डायमेंशन योग के आपको डायरेक्टली दिखाई देते हैं। एक डायमेंशन क्या है आपका थ्योरेटिकल, दूसरा डायमेंशन क्या है प्रैक्टिकल, ठीक है। अब एक थ्योरेटिकल डायमेंशन, एक प्रैक्टिकल डायमेंशन। तो थ्योरेटिकल डायमेंशन, प्रैक्टिकल डायमेंशन में क्या है कि हम जब क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं किसी चीज को, तो हमें क्या पढ़ाना है, हमें उसको प्रैक्टिकल पढ़ाना है या हमें उसे थ्योरी पढ़ानी है, दोनों में क्या हमें ध्यान रखना होगा। उसी अनुसार से क्या है शिक्षण को विभाजित करना होगा। अगर थ्योरेटिकल पढ़ाना है तो थ्योरेटिकल पढ़ाने के लिए हमें टीचिंग के जो मेथड है वो थ्योरी वाले डिसाइड करने होंगे। हमें प्रैक्टिकल पढ़ाना है तो हमें प्रैक्टिकल जैसी चीज डिसाइड करनी है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस समय करंट टाइम पे कब कोई कह दे कि सर मुझे ना 4 व्हीलर चलानी सीखनी है, तो ठीक है, वेरी गुड, मैं सिखा दूंगा। कैसे सिखाना, एक काम करते हैं ऑनलाइन क्लास करते हैं 4 व्हीलर, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ऑनलाइन क्लासेस सारी चल रही हैं, लोग जो है योग भी ऑनलाइन सीख रहे हैं, हम आपको 4 व्हीलर चलाना ऑनलाइन सिखा देंगे, कैसे सिखाएंगे। बट हमने क्या किया, यहाँ पर एक पीपीटी बनाई बढ़िया, और पीपीटी में बता दिया गियर होता है, ये ब्रेक होता है, ये एक्सीलेटर होता है, ये हैंडल होता है, यहाँ बैठते हैं और ऐसे ऐसे चलाते हैं, ठीक है। और 5-6 दिन की क्लास ले ली आपकी, तो क्या आप सीख जाएंगे, आप नहीं सीख सकते। आपको बिल्कुल चलानी नहीं है, आपको नॉलेज हो गया बट आपको प्रैक्टिकल नहीं हुआ। अगर ये मैं सोचूं कि मैंने आपको जो है वो साइकोमोटर स्किल दे दी तो आपको स्किल नहीं आई, आपको नॉलेज यानी आपके कॉग्निटिव आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपके ज्ञान में संवर्धन हुआ, लेकिन वास्तव में आपको
आपको प्रायोगिक स्थिति नहीं आई जिससे किसी योग के आसन के बारे में आपको बता दिया जाए कि सूर्य नमस्कार ये होता है, सूर्य नमस्कार में इतने आसन होते हैं, 12 आसन होते हैं, प्रत्येक आसन का एक मंत्र होता है, इस आसन का ये प्रभाव होता है, इस आसन को करने के ये बेनिफिट्स होते हैं, इसको इतने एंगल में करना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन टू यू, मैंने सब कुछ बता दिया। तो क्या इसको करने से आप जो है वो सूर्य नमस्कार सीख गए? नहीं सीखे। इसको करने से आपके ब्रेन में, आपके माइंड में नॉलेज तो हो गया, बट आप प्रैक्टिकल नहीं सीखे। तो ये पहले के क्या होता था कि जब शिक्षण किया जाता था तो शिक्षण में डिवीजन नहीं था कि एक्चुअली हमें करना क्या है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास करना है यानी उससे केवल नॉलेज को इन्हांसमेंट करना है, या बच्चे में क्रियात्मक विकास करना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा किसको जोड़ दिया जाता है, प्रैक्टिकल को जोड़ दिया जाता है, वहाँ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ थ्योरी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना कि प्रैक्टिकल की होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ थ्योरी की अब हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो हिस्ट्री में हम प्रैक्टिकल में थोड़ी ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, बाबर का युद्ध हुआ था तो हम, या पानीपत का युद्ध हुआ था, चलो हम पानीपत का युद्ध कैसे हुआ था एक काम करते हैं, क्लास में डिवीजन करते हैं, आधी क्लास 50 10 बच्चे, 5 स्टूडेंट इधर हो जाएंगे, 5 स्टूडेंट इधर हो जाएंगे, तलवारें मंगाएंगे, आज लड़के देखेंगे कैसे हुआ था युद्ध और युद्ध क्या कौन जीता था। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू प्रैक्टिकल थिंग्स, वहाँ वहाँ थ्योरी ही है। तो वहाँ इतिहास का जो शिक्षक होगा या इतिहास, वहाँ उसके पढ़ाने का उद्देश्य अलग होगा, लेकिन वहीं पर दूसरा जो शिक्षक है वो फिजिक्स का या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का उसका अलग होता है। तो इसलिए उन्होंने डिवीजन किया कि हमें पढ़ाते समय ध्यान रखना है कि हमें विद्यार्थी को आखिर क्या पढ़ाना है, क्या चीज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिवीजन था वो कॉग्निटिव था, रिलेटेड टू नंबर। पहले क्या है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब जो हमारे ज्ञान से जुड़ा हो, जिसमें हमारे नॉलेज एनहांसमेंट की बात की जा रही है, जहां पर हमारा कोई स्किल बेस्ड नहीं है, यानी जहां पर हमारे कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं है, जहां हमारे ज्ञानेंद्रियों का केवल काम है, केवल नॉलेज लेना है, वहां कर्म नहीं करना, कुछ हाथ पैर का कोई काम नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव। इसका एक एग्जांपल आया था उसमें, इवेल्युएटिंग द थिंग्स इन हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव। ठीक है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी के कई सारे डिवीजन है, इसके अंदर कई सारे हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी है ये काम कैसे करती है? तो पहले नॉलेज होता है, हमें किसी चीज के बारे में जानकारी होती है, ज्ञान, बोध, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे हमें एप्पल दिखाया गया तो एप्पल क्या है, नॉलेज हुआ, हमें ऐसी कोई गोल गोल चीज है या खाने वाली चीज है। फिर बोध हुआ, इसको खाने से क्या हमारी भूख मिट सकती है, इसमें एनर्जी होती है। फिर प्रयोग, फिर हमने उसको खा के देखा, ज्ञान, बोध, प्रयोग। फिर विश्लेषण किया, विश्लेषण करने का मतलब उसके अंदर हमने उसको दिया कि इसके अंदर कितना मिनरल्स होता है, इसके अंदर फैट कितना होता है, इसके अंदर जो फाइबर कितना होता है, इसके अंदर विटामिन कितनी होती है, ये सारी चीजें। फिर एनालिसिस के बाद सिंथेसिस किया, ये सब मिलकर के हमारी बॉडी को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारी बॉडी। फिर हमने मूल्यांकन किया कि हमें वास्तव में ये अन्य जो खाने वाले पदार्थ हैं उससे ये कितना डिफरेंट है। तो ये क्या, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, सब द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। ठीक है, तो जैसे क्रम होता नहीं है कि भाई एक पैसे और रुपए, ठीक है, या हम कह सकते हैं सेकंड, मिनट और आवर्स। तो आवर्स सबसे ज्यादा हुआ सबसे, तो इसी तरह से क्या है, जो मूल्यांकन होता है जो कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर, उसके क्रम में सबसे ऊपर आता है। मूल्यांकन क्या है, सबसे कठिन काम। तो पूछा गया था, क्वेश्चन आया था कि कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल क्या होता है। तो मैं जब आगे इसको पढ़ाऊंगा, बेंजामिन ब्लूम के क्लास अलग से ले लूंगा, उसके अंदर जो तीनों एबिलिटी, इन तीनों एबिलिटी के अंदर कई सारी जो है इसके डिवीजन दिए गए हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटी, इसके अंदर टोटल 6 डिवीजन है, यानी ज्ञान, नॉलेज, प्रयोग, बोध, अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग, एप्लीकेशन, और विश्लेषण यानी एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ये 6 डिवीजन है टोटल। तो ये हमारे सर जो है, आवाज नहीं आ रही है। वाह, वेरी गुड। अब आ रही है? सर क्लियर है यस सर आपकी आ रही आवाज? है। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो इनके यहाँ। ठीक है, चलिए। तो ये जो है कॉग्निटिव एबिलिटी के टोटल 6 डिवीजन है, 6 डिवीजन है। तो 6 डिवीजन क्या है हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये आपके जिसमें यानी आपकी मेंटल एबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो हम जैसे अभी हम जो क्लास ले रहे हैं, ये क्लास क्या हमारी, इस क्लास में मैं कोई प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ पैर में कुछ करना, ये कॉग्निटिव एबिलिटी क्लास है। तो मुझे ये ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूँ कि जो क्लास ले रहा हूँ इससे आपके नॉलेज में इनहांसमेंट होगा। ठीक है, इससे मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं जो टीचिंग पढ़ा रहा हूँ इससे आप जो है इम्पैथी या सिंपैथी या आपने कोई हंसना, रोना या ऐसे कुछ इमोशंस डेवलप होंगे। इमोशन कुछ नहीं डेवलप होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके कॉग्निटिव एबिलिटी में इनहांसमेंट। दूसरी जो डिवीजन उन्होंने किया वो किया भावात्मक, रिलेटेड टू फीलिंग। शिक्षण की एक विशेषता है कि शिक्षण के अंदर भावात्मक चीजें भी डेवलप की जाती हैं।
ठीक है, संवेदनाओं पर भी चर्चा की जाती है। तो संवेदनाओं ठीक कैसे चर्चा की जाए, जैसे हिंदी क्लास होती या कोई पोयम रिसाइट किया जा रहा, ठीक है, तो पोयम में क्या है, वो आपने सुना होगा, वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, या पोएट्री स्पॉन्टेनियस, एक मुझे डेफिनेशन नहीं याद आ रही है इंग्लिश में, कि जो पोएट्री होती है वो क्या है, ओवरफ्लो और पावरफुल फीलिंग, कि हमारी जो पावरफुल फीलिंग्स होती है उनका ओवरफ्लो होती है, उसको हम लिख देते हैं। तो जो भावनाओं का जो विकास होता है इसको भी ध्यान में रखा जाता है। कोई विद्यार्थी होता है, उस विद्यार्थी का समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी है जब उसका संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास भी हो, उसमें क्रियात्मक विकास हो, कौशल का विकास हो, साथ साथ उसमें भावनात्मक विकास भी हो। तो हम जब विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना कि आज की जो क्लास है वो उसमें क्या फोकस करना है, किस चीज को डेवलप करने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। तो जैसे कॉग्निटिव, हमारी ये क्लास कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि कल्चर प्रोग्राम कराए जाते हैं आपके, और इसके सिवा एनसीसी है, एनएसएस है, इसके सिवा और भी कई सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं। इन सब प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है, इन सब प्रोग्राम का उद्देश्य जो होता है वो आपके ज्ञान में वृद्धि करना नहीं होता, आपने भावनात्मक चीजों को वृद्धि करना होता है। जैसे हिंदी की क्लास है, तो हिंदी क्लास का मुख्य डिवीजन क्या है, वहां पर बच्चे में कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करना, कि वो जो विभिन्न प्रकार के कवि हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, लेकिन साथ जब वो कविता पढ़ रहे होते हैं तो कविता पढ़ते समय उसमें भावनाओं का विकास होता है। जैसे योग है, तो योग में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, जैसे आप कर रहे हैं, नाद योग कर रहे हैं, या आप जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपके फीलिंग्स को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। आप फीलिंग्स डेवलप, नॉलेज डेवलप नहीं है, ना ही कोई कुशलता डेवलप की जा रही है, ना ही ज्ञान का, बल्कि आपकी भावनाओं को विकसित किया जाता है। ठीक है, तो हम भावनाओं का विकास कैसे करें, इसके बारे में डिवीजन है कि हमें शिक्षण करते समय ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी क्लास है, या हम क्लास में कैसे जो है ये शिक्षण करें भावनाओं के विकास के। अभी तक क्या होता है, ज्यादातर जो क्लास होती हैं या तो कॉग्निटिव होती हैं या साइकोमोटर की होती हैं, अफेक्टिव डोमेन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने, बेंजामिन ब्लूम ने इससे भी फोकस किया कि टीचिंग करते समय जो इफेक्टिव डोमेन है उसको भी ध्यान में रखकर पढ़ा जाए, विद्यार्थियों में जो है भावनाओं का विकास करता है। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी चीज है जो शिक्षक की, जो विद्यार्थी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो वो है शिक्षक का एटीट्यूड। शिक्षक के जैसा ही एटीट्यूड होता है, विद्यार्थी उसी प्रकार से बनने का प्रयास करता है। आप सभी ने देखा होगा, कुछ ऐसे शिक्षक जरूर होंगे जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनकी तरह से आप बनना चाहते हैं, कि आपको लगता है ये शिक्षक बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, इनकी एबिलिटी थी कि बच्चों के साथ हिल मिल जाते थे, हमारी प्रॉब्लम को सुनते थे हमसे और उसको डिस्कस करते थे। तो निश्चित रूप से उनके आप ज्ञान से जुड़े हुए नहीं है, न उनकी कुशलता से जुड़े हैं, बल्कि उनकी भावनाओं से आप जुड़े हुए। ठीक, फिर क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है रिलेटेड, वो साइकोमोटर डोमेन का है, कि टीचिंग रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। ये क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, कि जब हम क्लास लेने जा रहे हैं तो उस क्लास में क्या फॉलो करना है। तो ये क्या है, बहुत से सहयोग की प्रैक्टिकल क्लास है, डेमो करना है, तो वहाँ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, वहाँ एबिलिटी क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना। तो ये बेसिकली शिक्षण के तीन प्रकार डिवीजन किए गए, कि शिक्षण में ज्ञान का विकास करना है, या भावनाओं का विकास करना है, या क्रिया का विकास करना है। शिक्षक को ये ध्यान में रखना चाहिए क्लास लेने से पहले कि उसका आज का उद्देश्य क्या है, कि इस उद्देश्य में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे, या हम इसमें भावनात्मक विकास करेंगे, साइकोमोटर डेवलपमेंट। अभी देखा होगा आपने कि जो अब नया सिलेबस आया, यूजीसी ने जब किया, इसके अंदर सीबीएसई सिस्टम लागू किया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो उसमें क्या डिवीजन, क्या उसने परिवर्तन लेकर आया, यही परिवर्तन लेकर के आया कि जो पहले की जो सिलेबस था, पहले का जो पाठ्यक्रम था, उसमें बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं होती थी, और जो पाठ्यक्रम होता था वो ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल होता था, यानी ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल होता था। जो नया सीबीएसई सिस्टम आया, इसमें मॉडल सिलेबस डेवलपमेंट किया गया, और इसमें कहा गया कि कोई भी पेपर हो उसमें कम से कम 20% साइकोमोटर होना चाहिए, यानी 20% प्रैक्टिकल होना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो फिलोसफी हो, या कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, कम से कम 20% और मैक्सिमम 50-50%, यानी 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल, इवन प्रैक्टिकल 80% तक भी जा सकता है। क्यों, ताकि बच्चा ऐसा ना हो कि उसे ज्ञान तो है लेकिन आता जाता यानी कर कुछ नहीं सकता। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। इसके साथ उससे भावात्मक विकास के लिए उसके पास चॉइस दी गई कि आप संगीत सीख सकते हैं, आप वैल्यू एडेड कोर्स हैं, और कई सारी चीजें सीख सकते हैं। चलिए, अब ये तीसरा लेवल है हमारे पास, 948 हो गया है, 748 हो गया है। ठीक है, अब तीसरा शिक्षण का जो डिवीजन है, यानी शिक्षण को विभाजित किया गया है। पहला हमने प्रशासन के आधार पर पढ़ा, दूसरा हमने शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर पढ़ा, और तीसरा डिवीजन है शिक्षण के स्तर के आधार पर।
यानी शिक्षा के स्तर के आधार पर पढ़ने का, शिक्षा कौन सा स्तर है, यानी उसके आधार पर शिक्षण को किस प्रकार से डिवीजन किया गया है, या यूं कहे विद्यार्थी के स्तर के आधार पे शिक्षण को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो पहले शिक्षा का स्तर देखिए जो है मेमोरी लेवल टीचिंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है लिसनिंग। ठीक है, पहले को स्मृति स्तर कहते हैं, दूसरे को बोध स्तर कहते हैं, तीसरे को चिंतन स्तर। अब ये क्या डिवीजन, पहले मैं आपको एक थोड़ी सी समरी बता। मेमोरी लेवल का मतलब स्मृति, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हमें केवल याद करना होता, रटना होता बस। जैसे अभी एग्जाम के समय है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जैसे जीके का क्वेश्चन है, तो जीके क्वेश्चन इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, तो वहां दिल्ली हमें याद करना है। हमें ये नहीं याद करना, दिल्ली को समझना नहीं है, दिल्ली क्या होती है, इसके कितने हाथ होते हैं, कितने पैर होते हैं, ये हमारे कितने काम आ सकती है, काम नहीं आ सकती। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात मतलब याद करना है, मेमोराइज करना है केवल। ठीक है, बस केवल कितने स्टेट हैं, इतने 28 स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये जनरल जीके क्वेश्चन है। वहां अटैचमेंट नहीं करना, हमें प्राइम मिनिस्टर ये तो हमारा उनके साथ अटैचमेंट हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर ने, बट जनरल ओनली मेमोराइज हमें करना। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें केवल याद करने से, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां हमें समझ विकसित करती होती, जैसे पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, हमें क्या करना है, पर्यावरण को विकसित करना है, ऐसे करना है कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो हम कैसे पेड़ को काट रहे हैं, तो हमें हमें समझ विकसित करनी है। बच्चे में वहां याद नहीं कराना उसे कि बताओ पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन नहीं, वायुमंडल क्या है, ठीक, बायोस्फीयर कैसे बना है, तो इसमें ऑक्सीजन इतने परसेंट होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, बाकी जो गैसें हैं उसमें ऑर्गन है, और जो हमारी ग्रीन गैसेस हैं वो आती हैं। तो यहाँ हम याद नहीं करना है, ये भी नहीं याद करना कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, बल्कि यहाँ समझ विकसित करना है कि हमारे पास इतनी ही ऑक्सीजन है और पेड़ काटे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल घटता चला जा रहा है, फैक्ट्रीज बढ़ती चली जा रही है, कार्बन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से क्या है, पॉल्यूशन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ का जस्ट डेवलप टू अंडरस्टैंडिंग, हमें वहाँ समझ विकसित करना है, वहां याद नहीं कराना है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जहां हमें समझने पे फोकस किया जाता है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें समझ के साथ चिंतन पे जोर दिया जाता है। इससे एपिडेमिक की समस्या आ गई, तो यहाँ क्या है, याद नहीं कराना है कि जो है कोरोना वायरस क्या है, ये कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस के जो है ये सिम्टम्स होते हैं, और ये कोरोना वायरस का जो है इसकी प्रॉपर्टी होती नहीं। ये हमें समझ भी विकसित, समझ में क्या है, ऐसे ये काम करोगे तो कोरोना वायरस लग जाएगा, ये काम करोगे तो इससे दूर कर सकते हैं, बल्कि हमें रिफ्लेक्शन डेवलप करना है कि आखिर ये जो त्रासदी है इसका कारण क्या है, अगर ये त्रासदी को हम दूर करना चाहते हैं तो ह्यूमन को क्या करना होगा, आने वाले भविष्य के हिसाब से चिंतन करना है। तो चिंतन क्या है, चिंतन का मतलब हमारे सामने चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन हम आने वाले फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए क्या है, चिंतन, अपने आप को विकसित करना है, अपनी इमेजिनेशन, अपनी थिंकिंग पावर का इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट को कैसे बना सकते हैं, चिंतन स्तर। तो शिक्षण के प्रकार, ठीक है। अब इसके शिक्षण के प्रकार मैंने आपको तीनों रूप में बता दिए। जैसे हायर एजुकेशन की, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो अभी पढ़ाते समय क्या है, अभी आपको कुछ चीजें एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे शिक्षा जो शब्द है किससे बना है, शिक्षा शब्द जो है वो एजुकेटम से बना है, ई प्लस ड्यूके, ई का मतलब होता है इनर, ड्यू का मतलब लीड आउट, अंदर से चीजों को बाहर निकालना। तो ये शब्द आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। इसको समझने से कोई मतलब नहीं कि ई प्लस ड्यूके से बना है शिक्षा, नहीं, इट इज जस्ट मेमोराइजेशन, आपको याद करना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या करना है कि शिक्षण को उद्देश्य के आधार पर डिवीजन करना है कि हम कब जो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें ज्ञान का विकास की बात की जा रही है, कब हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हम जो बात कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं, समझ की बात कर रहे हैं जिसमें, और कब भावनाओं की बात कर रहे हैं, कौन सा पढ़ाना चाहते हैं जिसमें हम कुशलता की, यहाँ समझ विकसित करना। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल की करना है यहाँ पर कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करना, वर्तमान जो पढ़ रहे हैं उसको एनालिसिस करना, और उसके अनुसार अपनी तैयारी करना कि मैं सुबह बैठ के पढ़ूं, मैं कैसे असाइनमेंट में कैसे जो है ये नोट्स बनाऊं, उसके हिसाब से कैसे तैयारी करूं, दिस इज रिफ्लेक्टिव लेवल थी। तो ये तीनों चीजें क्या है, टीचिंग जो है ये हमारे साथ हो रही है एक लेवल पे। तो ये हो गया। दूसरा लेवल क्या हो गया, एक लेवल ये हो गया कि हम जैसे छोटा बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा क्लास 1-2 बच्चा का होता है, तो वहां क्या होता है, वहां उसे समझ विकसित नहीं करनी होती है, वहां उसे पढ़ा जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। तो वहाँ ए फॉर एप्पल जो होता है वो एप्पल लिखा होता है, बड़ा सा पिक्चर बना होता है, वहां बच्चे को समझ से मतलब नहीं होता, वहां बच्चा केवल याद करा जाता है, कहते हैं रटना, रोट ला,
तो छोटे बच्चों को क्या केवल उनकी जो टीचिंग होती है मेमोरी लेवल की होती है, वहाँ समझ विकसित नहीं करना होता है, वहाँ केवल याद कराना होता है, रोट लर्निंग। जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, 5-6 साल का हो जाता है, तो वो रोट लर्निंग की वजह से याद कराना नहीं होता, कि उसमें समझ विकसित करना होता है, कि उसमें बताते हैं कि 2+2 4 होता है, फिर उसमें समझ, फिर वो पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर एप्पल कह देते हैं, उसे याद आ जाता है। फिर जब और बच्चा बड़ा हो जाता है, जब ग्रेजुएशन तक आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग होती है। अब यहाँ उसे समझाना नहीं होता, अब वहाँ टीचर क्वेश्चन देता है, कहता है जाकर के असाइनमेंट बना के लेकर आना, प्रॉब्लम देता है, उसका सॉल्यूशन कहता है ढूंढ के लेकर के आओ। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग। तो ये मैंने आपको एक जनरल समरी बताई है कि अगर इसको एज के अनुसार डिवीजन करना चाहें तो आप एज के अनुसार कर सकते हैं, और अपने अनुसार करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, तो मेमोरी लेवल की टीचिंग क्या है, स्टार्ट करते हैं शुरू से। हर्बर्ट वाज एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो हर्बर्ट थे, वो मेमोरी लेवल के जो टीचिंग थे, इसके फाउंडर थे, उन्होंने ही इसको बताया था। रिकॉर्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट मेड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इस दौरान आप जरूर जरूर जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उसको आप नोट कर लें। तो नोट करने का मतलब क्या है कि आपने उसको याद करने के लिए नोट कर लिया। दिस इज कॉल्ड मेमोरी लेवल टीचिंग। ये जो प्रोसेस होती है थॉटलेस स्टेज। ये क्या थॉटलेस, थॉटलेस का मतलब क्या है, यहाँ कोई विचार नहीं लगना, यहाँ कोई दिमाग नहीं लगना, याद करने में कोई दिमाग, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है तो यहाँ दिमाग नहीं लगाना, दिमाग तब लगाना है जब ये थॉटलेस कोई था। तो ये हो गया मेमोरी लेवल। दूसरा क्या, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल और टीचिंग वाज गिवन बाय मॉरिसन। ये जो टीचिंग है ये मॉरिसन के द्वारा बताई गई थी। गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल ऑफ पॉइंट। अब आपके पास कोई ऐसी चीज दे दी गई जिसको आपको उदाहरण से समझाना, कि आप बताइए कि भाई आपको कोरोना के टाइम पे एप्पल खाना चाहिए, कि आपको जो है वो ऑरेंज जो है ऑरेंज खाना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, अब आपको इस समय क्या है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई वो कोरोना का जो है उसके लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, तो ऑरेंज में होता है, सेब जो होता है उसमें फाइबर होता है, तो क्या खाना चाहिए, ये आपको बताना। तो यहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग। तीसरा क्या, रिफ्लेक्टिव। ये जो है इसको हंट महोदय ने बताया था। तो इसमें क्या है, क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट टू मेड ऑन डिस्कस, क्योंकि आपके सामने कोई बिंदु रख दिया गया है, और उस बिंदु पर क्या है, उसका समालोचनात्मक चिंतन करना है, कि भाई इतनी सारी मेडिसिन है, इतनी सारी चीजें हैं, कोरोना का टाइम है, अब आपको सोचना भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको दिमाग लगाना, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आप दुकान पे गए, 2-3-4 ड्रेस हैं, सभी अच्छी लग रही है, आपको कौन सी लेनी है, तो अपना दिमाग लगाना भाई कौन सी अच्छी है, इसमें आपको बैलेंस देखना है, आपको रिक्वायरमेंट देखनी है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो है ये जो पहली स्टेज थी वो थॉटलेस थी, दूसरी क्या है थॉटफुल सोचना है, और तीसरी क्या है कॉम्प्लेक्स थॉटफुल, यानी हमको ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाना है। तो यह क्या है, इसीलिए कहा, इसमें क्वेश्चन आता है, द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन क्या है। हायर एजुकेशन का पर्पज क्या है, तो हायर एजुकेशन का पर्पज होता है विद्यार्थियों में रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग को डेवलप करना, ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके, समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। और